तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं आज का टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट अनुप्रयोग इसका देख लेते हैं। एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं, आवेशित तार लेते हैं और वहां गाउस की प्रमेय का यूज करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। इस टॉपिक का हम नाम रख लेते हैं तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये नाम हम रख लेते हैं। एक टॉपिक लेते हैं हम इसमें गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में कि एक अनंत लंबाई का हम आवेशित तार लेते हैं और उस तार के कारण उस तार के चारों, चूंकि देखिए तार को हम देंगे क्या आवेश, जब तार को आवेश दिया जाएगा तो तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हम आज निकालने वाले हैं गाउस प्रमेय के यूज से। तो चले हम एक तार ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक तार है, ये अनंत लंबाई का है ये तार और इसका नाम है L। इसको हम दे देते हैं आवेश, क्योंकि देखिए आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, तो इसे आवेश देना पड़ेगा तभी उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस तार को हम दे देते हैं आवेश और वो आवेश इस तार के पूरे भाग में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से इस तार में फैल जाता है। तो तार के एकांक लंबाई में, क्योंकि तार के पूरे भाग में फैला हुआ है आवेश, तो तार के एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसे हम नाम देते हैं क्या, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व कहने का मतलब ये हो रहा है कि तार की लंबाई तो अनंत है, तो इस तार के एकांक लंबाई अर्थात 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितना है आवेश की मात्रा, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में आवेश की मात्रा को बोला जाता है रैखिक आवेश घनत्व। तो हम मान लेते हैं इस तार का रैखिक आवेश घनत्व है कितना, लैम्डा, यानी इसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा है लैम्डा। अब हम क्या करते हैं कि इसके आसपास हम निकालना क्या चाह रहे हैं, इस तार के कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम यहां से एक कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P। तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P और इसकी दूरी है तार से R। सपोज दैट ये चीज हम मान लेते हैं कि तार से तार से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको एक जांच करनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें ये टॉपिक आपका रिलेटेड है सीधे सीधे गाउस की प्रमेय से, और गाउस की प्रमेय लागू होती है कहां, बंद पृष्ठ में, क्लोज सरफेस में। गाउस की प्रमेय का यूज होता है बंद पृष्ठ में, और ये आपका ओपन सरफेस दिख रहा है, ये ओपन है, जो तार दिया गया है वो ओपन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि गाउस की प्रमेय का यूज करना है तो आपको लेना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस है, तभी हम गाउस की प्रमेय का यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। अब क्लोज सरफेस तो आपका ये भी होता है, एक स्फीयर, एक गोला भी होता है और एक ये बेलन भी होता है, ये भी क्लोज सरफेस है। तो होगा क्या, यदि हम गोले का यूज यहां करें तो गोले का यूज करने पर तार की बहुत कम एरिया कवर हो पाएगी, गोले का यूज करने पर तार की बहुत कम एरिया कवर होगी। तो यदि हम बेलन का यूज करें तो बेलन के यूज करने से इसकी ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर होगी। तो हम यूज कर लेते हैं किसका, बेलन का। तो चलिए इस तार के चारों तरफ एक बेलन का हम निर्माण करते हैं। तो बेलन में एक चीज होती है अक्ष, इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, अक्ष होता है। तो इस तार को ही हम मान लेते हैं कि बेलन का अक्ष है। तो तार को हम बेलन का अक्ष मान के एक बेलन बनाएंगे। दूसरी चीज इसमें त्रिज्या होती है, रेडियस, ये अक्ष से यहां तक वक्र पृष्ठ तक की दूरी। तो हम त्रिज्या किसको मान लेते हैं, जो आप ये R लिए थे दूरी P की, इसको हम मान लेते हैं त्रिज्या। कहने का मतलब ये हो रहा है इस तार को अक्ष माने और R त्रिज्या माने और एक हम बेलन का निर्माण करें। तो देखें हम एक बेलन का यहां निर्माण कर रहे हैं। गाउस प्रमेय का यूज करने के लिए हम एक बेलन का ऐसे यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं।
ये बन गई एक बेलन। अब देखें इसकी त्रिज्या है यार, इसका जो अक्ष है, जो तार लिए थे वही तार इसका अक्ष मान लिए हम। अब इसकी लंबाई, तो लंबाई को हम मान लेते हैं, इस बेलन की लंबाई को हम मान लेते हैं यल है। एक बेलन का निर्माण कर लिए, बेलन की त्रिज्या r थी, उसका अक्ष ये कैपिटल यल है और उसकी लंबाई यल है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें गाउस की प्रमेय का उपयोग करके इस चीज को हम निकालते हैं। तो देखिए इससे संबंधित कुछ बातें जो भी आप किए हैं इस टॉपिक में अभी तक जो किए हैं उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं ताकि आपको नोट करने में इसे आसानी हो। तो यहां पर हम लिख के आपको वो दिखा देते हैं उसको। देखिए अभी जितना इसमें हम किए थे वर्क, जितना काम किए थे उस काम को हम यहाँ नोट कर दिए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है कि माना कि एल लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है, ये एल लंबाई के एक सीधा आवेशित हम तार लिए थे, उस पर एक समान आवेश वितरित है, इसको आवेश दे दिए थे, जो आवेश इस तार में एक समान रूप से फैल गया था। तार पर रैखिक आवेश घनत्व यानी इसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा कितना है, लैम्डा है ये चीज। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इस तार से r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जांच करनी है। अब क्या है कि हमें गाउस की प्रमेय का यूज करना होता है। गाउस की प्रमेय लागू होती है बंद पृष्ठ में, तो हम एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो बंद पृष्ठ लेते हैं हम एक बेलनाकार, और उस बेलन का निर्माण कैसे हो रहा है, इस तार को, इस तार यल को अक्ष मानते हैं, अक्ष मानकर r त्रिज्या का एक बेलन लेते हैं या खींचते हैं जिसकी लंबाई यल होती है। अब देखिए अब बात ये हो रही है कि ये पूरा आवेश कहाँ है, बेलन के अंदर। जो बेलन आप माने हैं उसके अंदर आवेश है। तो ये बेलन किसकी तरह काम करेगा, ये बेलन काम करेगा गासीय पृष्ठ की तरह, यानी ये बेलन बन जाएगा क्या, गासीय पृष्ठ। और इसके बारे में तो आपको डिटेल से पता है कि गासीय पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए जब ये गासीय पृष्ठ हो जाएगा तो इससे फ्लक्स निकलने लगेगा। गासीय पृष्ठ है अर्थात इससे फ्लक्स निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस बेलन में देखिए तीन पृष्ठ बन रहे हैं, तीन सरफेस बनेंगे। एक सरफेस ये होगा वक्राकार, ये वाला वक्राकार हो जाएगा। एक सरफेस इसका ये जो वृत्ताकार ऊपर की ओर है, एक हिस्सा ये बनेगा और एक हिस्सा ये बनेगा। तो हम इन तीनों पृष्ठों के बारे में बात करें और इन तीनों पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें ये यूज करना है किसका, गाउस की प्रमेय का। तो देखें बेलन को हम तीन भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो बेलन को तीन हिस्से में बांट लेंगे, हमें फ्लक्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम बेलन को तीन हिस्से में बांटते हैं, देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो देखिए बेलनाकार गासीय पृष्ठ को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक ये ऊपर वाला, मान लीजिए इसको हम रख देते हैं नाम क्या, S1। ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं इसको मान लीजिए S1। ये जो वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसका नाम हम रख देते हैं S2। और ये वाला जो पृष्ठ है नीचे वृत्तीय पृष्ठ जो बेलन का है, इसको हम मान लेते हैं क्या, S3। यानी यहां हम लिख देते हैं कि वक्राकार पृष्ठ कौन सा है आपका, S2। दूसरा आपका कौन सा बना है, वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ S1। और एक दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ है कौन सा, वृत्ताकार पृष्ठ S3। तो वक्राकार पृष्ठ S2, एक वृत्ताकार पृष्ठ S1 और दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ S3 है। अब ये गासीय पृष्ठ को हम तीन भागों में बांटे। अब इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और हम देख लें। ये गासीय पृष्ठ है, तो यदि ये गासीय पृष्ठ है तो आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इसके पूरे सरफेस, इसके पूरे सतह में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। और दिशा कहाँ होगी, इसके केंद्र से त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रत्येक बिंदु पर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और उसकी दिशा होगी उसके केंद्र से त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। अब हम क्या करें कि इन अलग अलग तीनों पृष्ठों से निकाल लेते हैं फ्लक्स। तो देखिए पहले हम निकालते इस वक्राकार पृष्ठ से, तो वक्राकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स पहले हम ये निकालते हैं, इस वक्राकार वाला हम निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स निकालने का आपका सूत्र क्या होता है, फाई ई, यहां साइड में लिख देते हैं, फाई ई इक्वल टू EDS cos थीटा, ये सूत्र का यूज किया जाता है फ्लक्स निकालने के लिए मैथमेटिकल रूप में। तो देखें यहां हम क्या करें, हम वक्राकार पृष्ठ का निकाल रहे हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं, किसी भी जगह एक छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पे एक पृष्ठ है छोटा सा, उसका नाम है DS। तो हम पहले इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको पता है कि उसका हम कर देंगे समाकलन तो पूरे सरफेस का निकल आएगा। तो छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो माना कि वक्राकार पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ क्या है, DS है, यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ DS लिए हैं, तब DS से गुजरने वाला फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। इसी सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि सतह आपकी छोटी सी है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा सा होगा, तो हम डी लगा दें, डी फाई इक्वल टू EDS cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। देखें अभी मैंने बताया था आपको कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसके केंद्र से त्रिज्या की दिशा में इधर बाहर की ओर होगी, ये होगा E की दिशा। दूसरी बात, इस सरफेस की दिशा, इस सरफेस की दिशा भी इसी साइड होगी, यानी जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा है वहीं इस पृष्ठ DS की भी दिशा है, अर्थात E और DS के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करें तो डी फाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, EDS cos 0 डिग्री, यानी डी फाई इक्वल टू निकलेगा E इंटू DS। ये निकला है इस छोटे से पृष्ठ के कारण। अब हम पूरे वक्राकार पृष्ठ से निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ कौन सा है आपका, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स, तो हम इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, पूरे का निकल आएगा। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन सरफेस ये इंटू DS, इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का, यानी हम पूरे इस वक्राकार पृष्ठ का निकाल रहे हैं, केवल अभी हम वक्राकार पृष्ठ का निकाल रहे हैं। चले इसको अब सॉल्व करें आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा फाई E इक्वल टू, यहां से E की बात हर एक टॉपिक में हम यही बात करते चल रहे हैं कि E कांस्टेंट रहेगा, गासी पृष्ठ में E कांस्टेंट रहेगा, गासी पृष्ठ के लिए E का मान नियत रहता है। तो E को हम कर देंगे बाहर, तो E इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस तो DS ये हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो देखिए, अब यहां पर ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है, ये है पूरे सरफेस का क्षेत्रफल, यानी पूरे इस बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, देख लीजिए, यहां हम लिख देते हैं, परंतु इंटीग्रेशन होल सरफेस DS, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL, बेलन की त्रिज्या R, बेलन की लंबाई L इंटू 2 पाई। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू निकलेगा आपका E इंटू 2 पाई RL। अब देखें यहां बात को, ये आपका जो निकला है ये फ्लक्स इस वक्राकार पृष्ठ से निकला है, ये वाले पृष्ठ। अब इसमें बचे कौन कौन से हैं, S1 और
S3 S1 ये जो वृत्ताकार सरफेस था बेलन में ऊपर की ओर जो सरफेस था वो बचा हुआ है और यहां से बचा हुआ है। तो देखें S1 से फ्लक्स कितना निकलेगा, S1 का फ्लक्स कितना निकलेगा, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस दिशा में, वो हर एक जगह होगी, गासी पृष्ठ है, और इस सरफेस की दिशा कहां होगी, वो होगी ऊपर की ओर। सरफेस S1 की दिशा इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो कुल मिला के इस पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल बना कितने का, 90 डिग्री का। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा 0, क्योंकि आपको ये चीज पहले भी बताई गई है कि यहां यदि आप रखेंगे EDS cos 90 तो cos 90 का मान होता है 0, तो E इंटू DS इंटू 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी S1 से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इस S3 से निकलने वाले फ्लक्स की बात करें तो S3 ये भी नीचे की ओर है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा नीचे की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी इसी साइड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो परिवर्तन होने वाला है नहीं, गासी पृष्ठ है, इसमें कहां परिवर्तन होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस साइड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा है, और ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ था S3 इसकी दिशा कहां है, नीचे की ओर है, यानी इनके बीच बनने वाला भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी यहां से भी कोई फ्लक्स निकलने वाला नहीं है। तो इस बेलन के केवल वक्राकार पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकलेगा, इसके वृत्ताकार पृष्ठों से फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यदि इसे आप और डिटेल से जाना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, जिसमें लिखा गया है गास प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें ये बातें समझाएगी। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं तथा वृत्ताकार पृष्ठ कौन कौन से हैं, S1 तथा S3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, यानी आपके इन दो सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब इस बात को देखें, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, S1 से गुजरने वाला फ्लक्स 0, चूंकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है तो अदिश राशि को हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो S1 से निकला फ्लक्स कितना, 0, S2, इस S2 से फ्लक्स कितना निकला है, ये E इंटू 2 पाई RL, और तीसरा सरफेस कौन सा, S3 था, तो S3 से कितना निकला है आपका फ्लक्स, 0, यानी पूरे बेलन से निकलने वाले फ्लक्स को यहां से हम ज्ञात करें, ये टोटल कितना निकल के आएगा, फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L। ये है पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स, इसको हम बना देते हैं समीकरण। अब हम क्या करते हैं, ये तो मैथमेटिकल रूप से हम निकाल लिए, अब हम गास की प्रमेय से इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे थे, गास की प्रमेय, तो गास की प्रमेय का तो यूज करना ही पड़ेगा हमें, तो गास की प्रमेय का यूज करके हम इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते। देखिए आगे अब गास की प्रमेय से इस बेलन से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखते हैं, परंतु गास प्रमेय से क्या हो जाएगा फ्लक्स, बोलिए, फाई इक्वल टू इसके अंदर उपस्थित आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण। तो देखें इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स हम दो तरीके से निकाले, एक ये था और एक ये तरीके था। अब देख इसमें क्या है, दोनों में फाई की वैल्यू है, तो हम इसको कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, दोनों में फाई और फाई की वैल्यू, दोनों में फ्लक्स निकल रहा है, अर्थात इनका पहला पक्ष छेद बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा, हम इनको बराबर कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चीज
ये वाला पक्ष उस वाले पक्ष के इक्वल में हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, E इंटू इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम सीधे पक्षांतरण कर दें उधर तो Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ये उधर पक्षांतरण होके चला गया तो इतना हो गया है। अब हम इसे एक चीज देखें, यहां जो Q की बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है, क्योंकि आवेश का इसमें क्या था, रैखिक वितरण था, और रैखिक वितरण कितना था, लैम्डा, इसकी बात हम शुरू में ही कर लिए हैं। तो रैखिक आवेश वितरण का सूत्र होता है, रैखिक लैम्डा का सूत्र होता है, रैखिक आवेश वितरण लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान एल, आवेश बटे उस चालक की लंबाई। तो यहां से देखिए हम क्या करें, Q इक्वल टू क्या निकल के आ सकता है, अपना लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, इसको पक्षांतरण कर देंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें इस तार में आवेश का वितरण रैखिक है, रैखिक आवेश वितरण है, तो वहां हम आवेश ना लेकर के हम क्या लेते हैं, आवेश घनत्व ले लेते हैं, आवेश घनत्व ले लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम, परंतु गासीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू होगा लैम्डा एल। यहां से रैखिक आवेश वितरण से आवेश की मात्रा हो जाए Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो हम क्या करें, देखिए गासीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q इक्वल टू लैम्डा एल, यहां पर Q की जगह पर हम लिख लेते हैं लैम्डा एल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल से एल आपका कट गया तो निकल आए इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये निकलेगा इस तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, उस तार में आवेश का घनत्व कितना है और उस तार से कितनी दूरी पर आप निकाल रहे हैं, ये दो चीजें आपको पता है। इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आज इसको समाप्त करते हैं और इसका अगला अनुप्रयोग अब हम अगली क्लास में देखते हैं।